मालेगांव ब्लास्ट केस में हिंदू आरोपियों के बरी होने के बाद देश भर में प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया था। मीडिया से लेकर सियासी मंच तक हर जगह बयानबाजी हो रही थी। इसी बीच महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा विस्फोट हुआ जब शरद पवार गुट के एनसीपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने सनातन धर्म पर बेहद तीखी और आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा, सनातन ने इस देश को बर्बाद कर दिया है। ये एक साधारण बयान नहीं था, बल्कि धार्मिक बहुसंख्यक समाज की जड़ों पर सीधा प्रहार इसे माना गया। बयान सामने आते ही भाजपा ने मोर्चा खोल दिया। आरएसएस, वीएचपी समेत कई हिंदू संगठनों ने विरोध किया और मांग की कि आव्हाड माफी मांगे। लेकिन जितेंद्र आव्हाड अपने बयान पर न सिर्फ कायम रहे, बल्कि उन्होंने इस बयान को ऐतिहासिक और वैचारिक धरातल पर सही ठहराने की कोशिश की। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से आव्हाड को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक हिंदू परिवार में जन्मा, पढ़ा लिखा, अनुभवी नेता आखिरकार सनातन से इतना नाराज क्यों है? क्या ये उनके निजी विचार हैं या राजनीति की एक सोची समझी स्क्रिप्ट? आइए जानते हैं क्या है जितेंद्र आव्हाड की राजनीति और कैसा रहा है उनका पॉलिटिकल सफर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। सबसे पहले बात करेंगे उनके विचारधारा, किस तरह से मजबूत है उनकी विचारधारा और शरद पवार के कैसे हैं वो सच्चे सिपाही। जितेंद्र आव्हाड का राजनीतिक सफर मामूली नहीं रहा है। उन्होंने छात्र राजनीति से शुरुआत की और तेज तर्रार वक्ता और विचारशील नेता के तौर पर उभरे। वे महाराष्ट्र में वंजारी समाज से आते हैं, जो एक पिछड़ा यानी कि ओबीसी वर्ग है। उनका जन्म 5 अगस्त 1963 को हुआ और वे ठाणे जिले के नौपाड़ा इलाके में रहते हैं। खास बात यह है कि उनका निवास वीर सावरकर मार्ग पर है, जिनके विचारों से आव्हाड सार्वजनिक रूप से असहमति जताते हैं। उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में डॉक्टरेट किया है और लंबे समय से सामाजिक न्याय और सेक्युलरिज्म की वकालत करते रहे हैं। शरद पवार ने जब 1999 में कांग्रेस छोड़ी, एनसीपी बनाई, तभी आव्हाड उनके साथ खड़े थे। पार्टी ने उन्हें युवाओं को जोड़ने की जिम्मेदारी दी और वे एनसीपी यूथ विंग के अध्यक्ष बने। शरद पवार के मार्गदर्शन में 2002 में उन्हें विधान परिषद भेजा गया और 2008 में भी वो फिर से एमएलसी बने। उनकी पूरी राजनीतिक परवरिश शरद पवार के वैचारिक दायरे में ही हुई। मुस्लिम बहुल्य सीट से लगातार जीत और सेक्युलर का कार्ड। 2009 में आव्हाड ने पहली बार सीधे चुनाव लड़ा और ठाणे जिले के मुमरा कलवा विधानसभा सीट से विधायक बने। ये इलाका मुस्लिम बहुल्य है और यहाँ जातीय व धार्मिक समीकरणों की राजनीति बेहद संवेदनशील मानी जाती है। लेकिन आव्हाड ने यहाँ खुद को एक सेक्युलर नेता के रूप में स्थापित किया। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के युवाओं, महिलाओं और मजदूर वर्ग के बीच मजबूत पकड़ बना ली। वे लगातार 2009, 2014, 2019 और 2024 तक 4 बार इस सीट से चुनाव जीत चुके हैं और हर बार उनका वोट मार्जिन बढ़ा है। खास बात यह है कि 2024 में अजित पवार गुट ने उनके खिलाफ एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा था, जिसे यह माना जा रहा था कि अल्पसंख्यक वोटों का बंटवारा होगा, मगर नतीजों ने सबको चौंका दिया। जितेंद्र आव्हाड ने 1 लाख से ज्यादा वोटों के भारी अंतर से जीत हासिल की। इसका मतलब साफ था, लोगों ने उन्हें धर्म से नहीं, काम और विचारधारा से जोड़ा। विवादों से डर नहीं, टाइमिंग के मास्टर है जितेंद्र आव्हाड। जितेंद्र आव्हाड को जानने वाले लोग ये कहते हैं कि उन्हें विवाद से परहेज नहीं है, बल्कि वो उसे एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उनका हर बयान यूं ही नहीं होता है, उसके पीछे टाइमिंग, रणनीति और मकसद होता है। मसलन सनातन धर्म पर उनकी टिप्पणी उस समय आई जब मालेगांव केस की सुनवाई चर्चा में थी। उनका जन्मदिन आने वाला था और वे एक करियर गाइडेंस प्रोग्राम का आयोजन में जा रहे थे। ऐसे मौके पर बयान देकर वे खुद को मीडिया और जनता की नजरों में सबसे आगे ले आते हैं। ये केवल बोलने का नहीं, पब्लिक माइंडशेयर का खेल है, जिसमें आव्हाड अक्सर माहिर साबित होते हैं। वे जानते हैं कि कब बोलना है, कितना बोलना है और किसे निशाना बनाना है। विवाद उन्हें डराते नहीं है, बल्कि वे उन्हें उपयोग करते हैं अपनी वैचारिक राजनीति को धार देने के लिए। शाहू फुले अंबेडकर का कार्ड, सनातन पर हमला। आव्हाड जिस बयानबाजी के लिए सुर्खियों में आते हैं वो महज भड़काऊ नहीं होते हैं, उसके पीछे एक विचारधारा होती है। उनके सनातन धर्म पर कमेंट में भी सिर्फ धर्म पर हमला नहीं, बल्कि जातिवाद, संरचना, छुआछूत, सामाजिक असमानता पर चोट थी।
उन्होंने एक बार फिर वही कार्ड खेला जो महाराष्ट्र की सामाजिक रणनीति की रीढ़ है, शाहू फुले अंबेडकर की परंपरा। इस परंपरा में सनातन को उत्पीड़नकारी व्यवस्था के रूप में देखा जाता है। अवार्ड इस विचारधारा के जरिए खुद को पिछड़े वर्गों, दलितों और अल्पसंख्यकों के नेता के रूप में स्थापित करते हैं। ये बयान उस वर्ग में उनकी स्वीकार्यता बढ़ाता है, जबकि दूसरी ओर हिंदू संगठनों के विरोध से उन्हें राष्ट्रव्यापी पहचान मिलती है। यानी कि एक तीर से दो निशाने, निजी जीवन में खुले विचार पर सार्वजनिक रूप से कट्टर वैचारिक रुख। अब बात करते हैं उनके निजी जीवन में। निजी जीवन में उनके खुले विचार है पर सार्वजनिक रूप से कट्टर वैचारिक रुख है। अवार्ड की निजी जिंदगी उनके सार्वजनिक बयानों से बिल्कुल उलट दिखती है, या कहें कि उसमें विरोधाभास नजर आता है। उन्होंने एक यूनियन लीडर की बेटी से शादी की है और उनकी इकलौती बेटी की शादी एक ईसाई परिवार में हुई है। यानी कि वो निजी स्तर पर धर्म को लेकर कोई कठोर रुख नहीं रखते हैं, लेकिन उनके सार्वजनिक बयानों में अक्सर धर्म, विशेष रूप से सनातन को लेकर आलोचना का स्वर प्रमुख होता है। वे जातिवाद, हिंदुत्व और ब्राह्मणवाद जैसे विषयों पर खुलकर बोलते हैं। ये विरोधाभास जानबूझकर रचा गया है। राजनीतिक कैरेक्टर भी हो सकता है, जहां वो व्यक्तिगत तौर पर उदार लेकिन पब्लिकली आक्रामक नजर आते हैं। ये विरोधाभास भी शायद उनके चुनावी समीकरण का हिस्सा है। मुंब्रा में मसीहा, ठाणे में विवादित चेहरा। मुंब्रा कलवा में अवार्ड की लोकप्रियता किसी मसीहा से कम नहीं है। वहां के लोग उन्हें अपना नेता मानते हैं, जो बोलता भी है और काम भी करता है। युवाओं के लिए करियर गाइडेंस प्रोग्राम, मुस्लिम समाज के लिए संवेदनशीलता और ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण जैसे मुद्दों पर उन्होंने लगातार काम किया है। लेकिन दूसरी तरफ ठाणे और आसपास के क्षेत्रों में उनके तीखे बयानों को लेकर विरोध भी खूब होता है। हिंदू संगठनों के विरोध प्रदर्शन, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग और सियासी बहसों में उनकी आलोचना होती है। फिर भी अवार्ड इन सबको अपने राजनीतिक ब्रांड का हिस्सा मानते हैं। जो बोलता है वही चर्चा में रहता है। शायद यही उनका मूल मंत्र है। अब बात करते हैं जितेंद्र अवार्ड के सफर के कंक्लूजन की। किस तरह से विवादों में गिरे हैं लेकिन राजनीतिक रूप से मजबूत हैं। आज जब महाराष्ट्र की राजनीति महायुति और महाविकास आघाड़ी के खेमों में बटी हुई है, जितेंद्र अवार्ड जैसे नेता बेहद अहम भूमिका इसमें निभा रहे हैं। वे न सिर्फ एनसीपी शरद पवार गुट के सबसे मुखर नेता हैं, बल्कि वैचारिक आधार पर खड़े होने वाले उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हैं जो राजनीति को सिर्फ सत्ता का खेल नहीं मानते हैं। उनकी राजनीति में एक पैटर्न है, विचारधारा, समयबद्ध बयान, अल्पसंख्यक और पिछड़े वर्गों का समर्थन और कंट्रोवर्सी का कुशल प्रबंधन। यही उन्हें अलग बनाता है। उनके समर्थक उन्हें साहसी, सेक्युलर और मुखर नेता मानते हैं, जबकि विरोधी उन्हें जानबूझकर विवाद पैदा करने वाला, समाज को बांटने वाला और कट्टरपंथी करार देते हैं। पर सच यही है कि जितेंद्र अवार्ड चुप बैठने वाले नेताओं में नहीं है। वे जहां बोलते हैं वहां बहस छेड़ देते हैं और शायद यही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत है। आपको क्या लगता है कि जितेंद्र अवार्ड किस तरह के नेता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।